बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि हर लेक्चर में मैं आपको बताया करता हूं कि क्यूरी सेशन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वीडियो लेक्चर को गौर से देखिए। वीडियो लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम्स खुदा ना खास्ता अगर होते हैं, कोई क्यूरीज होती हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे अपने टीचर से लाजमी तौर पे डिस्कस किया करें, ताकि हमारे कॉलेज ने जो इतना अच्छा क्यूरी सेशन का सिस्टम अरेंज किया उसको सही तरीके से उससे इस्तेफादा हासिल किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लेजर से ही कनेक्टेड है। इस आर्टिकल का नाम है हीलियम नियॉन लेजर। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर में लेजर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी आपने उनको जहन में रखा होगा। आज उन्हीं बातों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हीलियम नियॉन लेजर के केस में। स्टूडेंट्स, एक बात और, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास 3 टाइप के लेजर्स होते हैं। सॉलिड लेजर भी होता है, लिक्विड लेजर भी होता है और गैस लेजर भी है। आज हमारी बुक में जो लेजर डिस्कस करने को कहा गया है मैंने उसका नाम है गैस लेजर। तो पहले तो इस बात को क्लैरिफाई कर लें, हीलियम नियॉन लेजर इज इनफैक्ट द गैस लेजर। आज हम आपको बताएंगे गैस लेजर के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे टेक प्लेस करवाई जाए और वहां पर मेटास्टेबल स्टेट को कैसे देखेंगे। आज इन सारी बातों को वन बाय वन करके आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे आप देखें, मैंने हीलियम नियॉन लेजर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है। अब इन इंट्रोडक्शन को वन बाय वन करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलियम नियॉन लेजर, नाम से पता लग रहा है कि इस लेजर को ऑपरेट करवाने में हम 2 इनर्ट गैसेस इस्तेमाल करेंगे। एक का नाम है हीलियम और एक का नाम है नियॉन। स्टूडेंट्स, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप में ये दोनों इनर्ट गैसेस अवेलेबल हैं। और अगर इन दोनों गैसेस का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे सामने बात खुल के आती है कि हीलियम आपकी कंपैरेटिवली लाइटर गैस है और नियॉन आपकी कंपैरेटिवली हैवियर गैस है। क्यों? अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल से हमें यह पता लगेगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इट मींस नियॉन गैस हीलियम गैस के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली डेंसर है, हैवियर है। इस बात को बेस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलियम नियॉन लेजर में आपने हीलियम की 85% इस्तेमाल करनी है और 15% हम इस्तेमाल करते हैं नियॉन की। इन दोनों गैसेस को इस्तेमाल करने का फायदा, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम बाकी इनर्ट गैसेस को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उसका जवाब यह है, हीलियम नियॉन 2 अलग अलग गैसेस हैं, बट इन दोनों को एट द सेम टाइम इस्तेमाल करने का पर्पस यह है कि इन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं ये तकरीबन आइडेंटिकल हैं। कैसे? स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मेटास्टेबल स्टेट का होना दैट इज द मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर एनी पर्टिकुलर एटम। मेटास्टेबल स्टेट एटम टू एटम वेरी कर रही होती है, यानी हम यह कह सकते हैं हर एटम की अपनी कोई ना कोई मेटास्टेबल स्टेट है। फर्क यह है, किसी एटम में मेटास्टेबल स्टेट E2 होती है, किसमें E3 है, किसी में E5 है। मींस जैसे जैसे एटम को वेरी किया जाएगा तो एटम के अंदर आने वाली वेरिएशन से मेटास्टेबल स्टेट का लेवल भी तब्दील हो जाता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कोई भी एटम मेटास्टेबल स्टेट के बगैर नहीं होता और इसकी डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। हमारी बुक के मुताबिक हीलियम गैस के केस में मेटास्टेबल स्टेट का लेवल होता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन के केस में मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे स्टूडेंट मेंशन भी कर दी है। अगर 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंपैरिजन किया जाए तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आता है और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से जनरली यह बात बोल दी जाती है कि हीलियम और नियॉन को पर्टिकुलरली इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इनकी मेटास्टेबल स्टेट नियरली आइडेंटिकल हैं। इस
प्रॉपर्टी की बिना पर कहा जाता है कि हीलियम और नियॉन को कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ लेजर। स्टूडेंट, इस बात पे कंसंट्रेट करें जो मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट लिखे हैं। हीलियम गैस को हम इस पर्टिकुलर लेजर में पंपिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जब नियॉन की बात की जाए, नियॉन को हम लेजिंग या एक्टिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप डेफिनेटली मुझसे पूछना चाहेंगे ये पंपिंग मीडियम और लेजिंग मीडियम का क्या मतलब है, तो इसको जरा जस्टिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, हीलियम पंपिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब है आप हीलियम के एटम को पहले एक्साइट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और इस हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का इस्तेमाल करके जब हीलियम के एटम एक्साइट होंगे तो हम हीलियम के एटम की एक्साइटेशन का इस्तेमाल करके नियॉन के एटम के साथ कोलिजन करेंगे, और इस कोलिजन की वजह से हम नियॉन के एटम को इस काबिल बनाएंगे कि वो एटम अल्टीमेटली अपने आप को नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये बात काबिल जिक्र है, हीलियम के एटम का कोलिजन करना विद द हेल्प ऑफ नियॉन एटम्स। जब तक हीलियम और नियॉन के एटम्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, नियॉन के एटम खुद ब खुद अपनी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर नहीं पहुंच सकते। तो बात करने का मकसद है, हीलियम को पंपिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब है हम हीलियम के एटम की एनर्जी को इस्तेमाल करवाएंगे लेजर के एक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए विद इन द केस ऑफ नियॉन। बिकॉज मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं, लेजिंग एक्शन मेनली डोमिनेट किया करता है ओनली फॉर द केस ऑफ नियॉन, क्योंकि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा नियॉन के केस में टेक प्लेस करवानी होती है। तो स्टूडेंट, इस बात का मतलब है, इसको दोबारा देख लें, हीलियम आपकी एक्टिव मीडियम के तौर पे हीलियम आपकी इस्तेमाल की जाती है एज अ पंपिंग मीडियम, और नियॉन आपकी इस्तेमाल की जाती है एज अ लेजिंग और एक्टिंग मीडियम। स्टूडेंट, उसके बाद मैंने इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। हीलियम नियॉन लेजर के बारे में खास तौर पे बात बोली जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन या एटम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जब डी एक्साइटेशन करेंगे, उस सूरत में रेड कलर की आपकी विजिबल लाइट इमिट होगी, जिसकी वेवलेंथ मैंने मेंशन की हुई है 632.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ ने इमिट होना है। दैट इज द की फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजर। और इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस फायदे को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर लेजर को पढ़ने का क्या हमें कोई फायदा है, तो बिल्कुल फायदा है। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, अगर सिस्टम में ओवरहीटिंग भी हो जाए, ओवरहीटिंग के बावजूद गैस हीलियम नियॉन लेजर का जो आपका सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पे अपना ऑपरेशन मेंटेन रखता है, और ये बात किसी भी दूसरे लेजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब गैस लेजर को फुली जस्टिफाई करने के लिए हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। थ्योरी मैंने सारी इस पोर्शन में लिख दी है, लेकिन मैं सारी थ्योरी को आपके सामने ज़बानी वर्बली आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जब ये पोर्शन आपको समझाऊंगा तो आपने फुल कंसंट्रेशन शो करनी है। इस डायग्राम को एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। मैं सारी बातें वर्बल आपको बताता हूं, फिर उसको आपने देखना है गौर से। स्टूडेंट्स, गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे मैंने हीलियम का केस डिस्कस किया और राइट साइड पे मैंने नियॉन का केस डिस्कस किया। आप देख सकते हैं कि मैंने हीलियम के केस में E2 को मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया है, और नियॉन के केस में E3 आपकी मेटास्टेबल स्टेट है। मैं बार बार आपको लास्ट लेक्चर में बताता रहा, अभी भी मैंने अर्लियर आपको बताया, मेटास्टेबल स्टेट तो हर एटम के अंदर होती है ना। फर्क यह है, मेटास्टेबल स्टेट एटम टू एटम वेरी कर रही होती है। आज के इस रिसेंट केस में आप देखें, हीलियम के केस में मेटास्टेबल स्टेट E2 है और नियॉन के केस में मेटास्टेबल स्टेट E3 है। 20.66 और 20.61 में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये तकरीबन सेम है। तो मेटास्टेबल स्टेट के तकरीबन सेम होने की वजह से या आइडेंटिकल होने की वजह से हमने इस बात का फायदा उठाया कि हीलियम और नियॉन को इस पर्टिकुलर लेजर में इस्तेमाल किया जाए। तो स्टूडेंट्स, अब एनर्जी लेवल डायग्राम के हवाले से थोड़ी सी करते हैं डिस्कशन। गौर से देखें, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल फॉर द हीलियम केस। आपने हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अप्लाई किया, वो नॉर्मली डीसी वोल्टेज सोर्स का होता है, वो बुक में मेंशन नहीं था तो मैंने आपके सामने मेंशन नहीं किया। डीसी वोल्टेज सोर्स से हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हीलियम के लाइटर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करवाया जाता है।
स्टूडेंट्स इस बात को सोचें कि मैंने लाइटर एलिमेंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज नियॉन के कंपैरिजन में हीलियम के एटम लाइटर होते हैं, बिकॉज इनका एटॉमिक वेट 2 है और इनका एटॉमिक नंबर आपका 10 होता है। तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट को जस्टिफाई करते हैं और उसकी असेसमेंट करवाते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो इस वजह से हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो हीलियम के एटम को हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अप्लाई करवाकर हम उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करवाते हैं टू द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, मेटास्टेबल स्टेट किसी भी एटम के अंदर हो, मेटास्टेबल स्टेट को स्टेबल स्टेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें कोई भी एटम या कोई भी इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टे करता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड। 10⁻³ सेकेंड, या किसी एटम में 1 सेकेंड तक भी एक्सटेंशन है, लेकिन नॉर्मली हमारी बुक्स के मुताबिक 10⁻³ को ही डिस्कस किया जाता है। अब जब हीलियम के लाइटर एटम्स मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंचे तो इन एटम्स ने नियॉन के अनएक्साइटेड एटम के साथ कोलिजन करना है, और इस कोलिजन करने की वजह से नियॉन के एटम एनर्जी गेन करने के बाद अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको पता है जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन में एनर्जी की शिफ्टिंग होती है। तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो हीलियम के एटम ने पोजेस की है। जब ये नियॉन के एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे। जब हीलियम के एटम 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नियॉन के एटम को ट्रांसफर करेंगे, और एटम जाहिर बात है मोशन में, और हर मूव करने वाली बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ट्रांसफर होगी और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी शामिल होगी, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.61 को ऐड किया जाए तो आंसर 20.66 के इक्वल आता है। तो पता चला हमारी बुक के मुताबिक हीलियम के एटम जब नियॉन के एटम के साथ कोलिजन करेंगे तो वो अपनी ये वाली एनर्जी भी ट्रांसफर करेंगे और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी भी ऐड अप होगी। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी आएगी जो कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। स्टूडेंट्स अब इस बात को देखें, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, लेजर का एक्शन उस वक्त तक टेक प्लेस नहीं कर सकता जब तक मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन ना टेक प्लेस कर जाए। आप देख सकते हैं ये जो E3 लेवल है नियॉन के केस में, ये मेटास्टेबल स्टेट है। अब इस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन या एटम स्टे कर चुके हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और इस वाली एनर्जी स्टेट के मुकाबले में यहां पर एटम्स या इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन लास्ट टाइम जब लेक्चर में आपने पढ़ा तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बेटा, ग्राउंड स्टेट या किसी भी एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स या इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाए, इसी को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा मेटास्टेबल स्टेट के अंदर होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन या आपके एटम्स E3 यानी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी लेवल ऑफ 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको स्टूडेंट्स पता है लेजर का एक्शन उस वक्त तक टेक प्लेस नहीं कर सकता जब तक हम कोई ट्रिगर फोटॉन इस्तेमाल ना करें। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताया था ट्रिगर मींस इनिशिएट करने वाला फोटॉन, ऐसा फोटॉन जो लेजर के एक्शन को फर्दर टेक प्लेस करवाएगा। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन या एटम हैं ये मेटास्टेबल स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं। हम इन इलेक्ट्रॉन या एटम को एट द सेम टाइम 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डीएक्साइट करवाना चाहते हैं एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स रिकॉल करें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया अगर हम ट्रिगर फोटॉन ना भी इस्तेमाल करें स्टिल आपके इलेक्ट्रॉन या एटम मेटास्टेबल स्टेट से नीचे वाले ऑर्बिट पे आ सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करवाना चाहते। अगर हम ट्रिगर फोटॉन इस्तेमाल नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट से नीचे वाले ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उनका रेट ऑफ डीएक्साइटेशन डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वो डीएक्साइट होंगे। ट्रिगर फोटॉन इस्तेमाल करने का पर्पस ये है ताकि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन्ड है
तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन को एट द सेम टाइम ऊपर से नीचे डी एक्साइट करवाया जाए। तो जब तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन E3 से E2 के अंदर डी एक्साइट करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, उस सूरत में इमिट होने वाली जितनी भी रेडिएशन है वो सारी इन फेज होंगी। और आपको पता है रेडिएशन के इन फेज होने का मतलब है क्रस्ट का क्रस्ट पे फॉल करना, ट्रफ का ट्रफ पे फॉल करना। और क्रस्ट अगर क्रस्ट पे और ट्रफ अगर ट्रफ के ऊपर फॉल कर जाए तो हम कहते हैं कि रेडिएशंस या वेव्स के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस अवेलेबल है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो जाए तो कोहेरेंसी का क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और मैं आपको अर्लियर बता चुका हूं, कोहेरेंसी को मेंटेन करना दैट इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर द एक्शन ऑफ लेजर। तो पता लगा जब इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में जब आएंगे ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन, आपके इमिट होने वाली रेडिएशन की जो एनर्जी है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ है दैट इज 632.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ में इमिट होना है। आखिर में स्टूडेंट्स एक बात और, जब इलेक्ट्रॉन 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल पे आ चुके होंगे, अब वो फर्दर डी एक्साइटेशन करवाना चाहते हैं। क्यों? आपको पता है किसी भी एटम के अंदर डी एक्साइटेशन होती है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं जब इलेक्ट्रॉन 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहेंगे, स्टिल रेडिएशन इमिट होंगी, बट वो लेजर वाली लाइट नहीं होगी, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक आने में स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा बल्कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। और हम आपको बता चुके हैं एट द एंड लेजर को जनरेट करने में स्टिमुलेटेड एमिशन का होना बहुत जरूरी बात है। तो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल तक लाने में चूंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन का रोल है, और सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ हम लोग लेजर के एक्शन को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, और ये लेक्चर नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कवर होता है, कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर आता है। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा गौर से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वेरी नेक्स्ट डे अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।